नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का एसएस यानी कि सामाजिक अध्ययन का अध्याय पहला हमारा भारत। भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नज़र आता है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर, सुलेमान और हिंदू कश पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जहाँ से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। उत्तर पूरब में आराकान योमा की पहाड़ियाँ, जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती हैं। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती हैं। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप विस्तार है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद्य और दुर्गम्य होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग, जो प्राय चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि महाद्वीप में ऐसे स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। उपयुक्त मानचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट इसे एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। इस कारण इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जाता है। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक हैं। साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती हैं। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता है। इन्हीं पर्वतों से निकलती नित्यवाही नदियों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदानों की रचना हुई है, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यताओं का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियां या दर्रे मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। इनमें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। उत्तर में स्थित दर्रों से तिब्बत के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार के शियान पठार से विदेशी मानव उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आया और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय महाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदाय के साथ घुल मिल गए और कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियों, बोलियों, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण इसके पूर्व व पश्चिमी भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पड़ता है। आप जानते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के स्थल भाग के 2.47% भाग पर फैला है। भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक 3214 किलोमीटर एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक 2933 किलोमीटर है।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। प्रशासनिक क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया है। प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों को पुनः जिलों में विभाजित किया गया है। ये भी जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं हिमालय में तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई औसत समुद्र तल से 8,848 मीटर है। इसके आगे हम पढ़ते हैं। हमारे देश में कृषि और अन्य आवश्यकताओं हेतु सतत जलापूर्ति के लिए इन पर्वत श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणियों की स्थिति और बनावट हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। भारत के अधिकांश भूभाग पर मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। इन पर्वतीय प्रदेशों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की सभी सदानीर नदियों का उद्गम स्थल है। जल संसाधन से संपन्न ये पर्वतीय प्रदेश कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जनक हैं, जिनसे बिजली, सिंचाई और सघन जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल का प्रबंधन होता है। यहाँ की वन संपदा अभूतपूर्व जैविक विविधता संजोए हुए है। इनकी ढलानों पर चाय और फलों के विस्तृत बागान हैं, तो निम्न घाटियों में फूलों और सब्जियों के खेत हैं। यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की मांग समस्त विश्व में है। इन प्रदेशों में वनों की अंधाधुंध कटाई और अन्य संसाधनों के अतिदोहन के कारण यहाँ भूस्खलन, मृदा का तीव्र अपरदन आदि से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक और मानवीय संपदाओं से संपन्न ये प्रदेश अनियोजित और विचारहीन मानवीय क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और पर्यावरणीय अवनयन से ग्रसित है। आओ करके देखें। अपने शिक्षक की सहायता से भारत के भौतिक मानचित्र में देखकर क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों को पहचानिए और इन श्रेणियों में सबसे दक्षिण एवं सबसे उत्तर में स्थित श्रेणियों के नाम लिखिए। आगे है गंगा का मैदानी प्रदेश। हिमालय के समानांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। यह गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में की जाती है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इस मैदान में स्थिति अपेक्षाकृत ऊंचे भाग, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसे बांगर कहा जाता है। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पश्चिमी हिस्से में देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे निचले भाग, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे खादर कहा जाता है। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पूर्वी हिस्से में हैं। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भावर एवं दलदली मैदानों को तराई कहा जाता है। प्राचीन काल में विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। समतल उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल और पर्याप्त दृष्टि के कारण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इन मैदान भागों में रहती है। इस मैदानी भूभाग में परिवहन व उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत एक विशाल देश होने के कारण इसमें अनेक भौतिक विविधताएं विद्यमान हैं। कहीं ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान, कहीं असमान पठार तो कहीं तटीय मैदान, कहीं मरुस्थल तो कहीं द्वीप समूह स्थित हैं। अतः भारत को 6 प्रमुख भौतिक देशों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वत।
गंगा का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, थार का मरुस्थल, द्वीप समूह। इनमें से तटीय मैदानों के अध्ययन हमने कक्षा 7 के अध्याय 7 विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन में किया है तथा थार के मरुस्थल का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। आइए इन प्रदेशों का अध्ययन हम इस अध्याय में करते हैं। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी यहीं स्थित है। ऊंचाई के कारण इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमालय हिम प्लस आल्य अर्थात बर्फ का घर कहा जाता है। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः 3 समानांतर श्रेणियों शिवालिक, मध्य हिमालय या हिमाचल और सबसे उत्तरी में हिमाद्री या बृहत हिमालय में बटा हुआ है। उत्तर पश्चिम से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वोत्तर की असम म्यांमार पर्वत श्रेणी की पटकोई व नागा पहाड़ियों में मिल जाती है। इन प्रदेशों में वनों की अंधाधुंध कटाई और अन्य संसाधनों के अतिदोहन के कारण यहाँ भूस्खलन, मृदा का तीव्र अपरदन आदि से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक और मानवीय संपदाओं से संपन्न ये प्रदेश अनियोजित और विचारहीन मानवीय क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और पर्यावरणीय अवनयन से ग्रसित हैं। आगे है गंगा का मैदानी प्रदेश। हिमालय के समानांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित यह गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में की जाती है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जा सकता है। इस मैदान में स्थित अपेक्षाकृत ऊंचे भाग जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अर्थात जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसे बांगर कहा जाता है। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पश्चिमी हिस्से में देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे निचले भाग जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे खादर कहा जाता है। जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो तो होता है बांगर, और जहां नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो होती है खादर। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पूर्वी हिस्से में है। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भावर एवं दलदली मैदानों को तराई कहा जाता है। प्राचीन काल में विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। समतल, उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल और पर्याप्त वृष्टि के कारण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इन मैदानी भागों में रहती है। इस मैदानी भूभाग में परिवहन व उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है, जिसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणी स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली, पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ यानी कि सह्याद्री स्थित है। पूरब में पूर्वी घाटी की पहाड़ियों के अपरदित अवशेष हैं। दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत स्थित हैं। पथरीले व ऊबड़ खाबड़ धरातल वाले इस क्षेत्र में कई छोटे पठार जैसे दक्कन और छोटा नागपुर के पठार पर्वत स्थित हैं। तो दक्कन और छोटा नागपुर के पठार कहाँ हैं? प्रायद्वीपीय पठार यानी कि विंध्याचल वाले क्षेत्र में। भारत की अधिकांश खनिज संपदा इसी पठार में पाई जाती है।
दक्कन के लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन व सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला इसी पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत के तटीय इलाकों में दक्षिणी पठारी प्रदेश के दोनों ओर तटीय मैदान स्थित हैं, जिनका निर्माण यहाँ की विभिन्न पर्वत श्रेणियों से निकली नदियों और समुद्री क्रियाओं के द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र की महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदी आदि नदियों ने लगातार अपरदन और निक्षेपण क्रियाओं द्वारा अपनी घाटियों के विस्तृत मैदानों का निर्माण किया है। पठार के आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा की कमी और अनियमितता के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी जल संचयन की पारंपरिक पद्धति, सिंचाई के साधनों का विकास तथा शुष्क कृषि के वैज्ञानिक तकनीक में विस्तार के कारण यहाँ कृषि की वर्षा पर निर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। प्रदेश के कुछ इलाकों में घनी वन संपदा है। रबड़, चाय, कॉफ़ी के बागान के अलावा यह प्रदेश मसालों के लिए मशहूर है। मध्यकाल से ही भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मसालों ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के व्यापारियों को आकर्षित किया है। देश की अधिकतर जनजातीय आबादी विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, छोटा नागपुर और सह्याद्री की पहाड़ियों तथा वनों में रहती है। द्वीप समूह, तीसरा जो भाग है द्वीप समूह, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप समूह स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का समूह अंडमान एवं निकोबार कहलाता है। उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान एवं दक्षिणी द्वीपों के समूह को निकोबार कहा जाता है। अंडमान के वैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप का अर्थ है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप का अर्थ है 1 लाख द्वीप। पर्यटन की दृष्टि से ये द्वीप बहुत प्रसिद्ध हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। मानव के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहा जाता है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक अर्थात हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, भाषा एवं साहित्य आदि का मिला जुला ताना बाना ही संस्कृति है। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी विरासत है। भाषा, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 122 भाषाएं, 234 मातृभाषाएं हैं। कौन सी जनगणना के अनुसार? 2001 की जनगणना के अनुसार। इनमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। प्राय ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और संप्रदायों की प्रमुख भाषा हैं। मातृभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग व्यक्ति की माँ ने व्यक्ति के बचपन में बात करने के लिए किया है। हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती आदि। कई भाषाएं बहुत छोटे समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। देश में भाषाई विविधता को देखते हुए आज़ादी के बाद
अधिकतर राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया ताकि हर राज्य आधिकारिक रूप से प्रदेश की आम जनता की भाषा में सरकारी कामकाज कर सके। धर्म। भारत में विश्व के प्राय सभी धर्म और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू 78.8%, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% है। हिंदू, जैन और सिख धर्मों के अनुयायी मुख्यतः भारत में ही निवास करते हैं। विश्व की कुल मुसलमान आबादी का एक बड़ा भाग भारत में रहता है। भारत कई धर्मों की जन्म स्थल भी है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बना देती है। जनजाति समूह। आदिकाल से जब विभिन्न मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विकसित हुए, तब भारत के विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कुछ समुदाय दुर्गम स्थानों में जाकर बस गए। ये दुर्गम स्थान पहाड़ और जंगल में स्थित थे। कालांतर में प्राकृतिक दुर्गम्यता के कारण उन पर नदी घाटियों में विकसित हो रही सभ्यताओं का आंशिक प्रभाव पड़ा। इसके कारण सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वे मैदान में बसे कृषक और नगरीय समाज के मुकाबले पिछड़ गए। ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में जनजाति कहते हैं, यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, दुर्गम इलाकों में रहते हैं, उन्हें जनजाति कहा जाता है। गोंड, भील, संथाल, ओराम, सहरिया, नागा, मिरी आदि, डाफला आदि कई जनजातियां समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह देश का सबसे कमज़ोर समुदाय है। विविधता में एकता। भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, फिर भी ज़रूरत इस बात की है कि हम चाहे किसी भी मजहब, भाषा, जाति या समुदाय के हों, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करें। भारत में इतनी अधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताएं होने के बावजूद भी यह एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। ये कुछ शब्दावली दी गई है। प्रदेश, समान विशेषताओं वाले विस्तृत क्षेत्र, दुर्गम्यता जहां आसानी से न जाया जा सके। धर्मावलंबी, किसी धर्म विशेष को मानने वाला। आजीविका, जीवन निर्वाह के लिए किया गया कार्य। बहुउद्देशीय, अनेक उद्देश्यों को पूरा करने वाला। इसके अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।